हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आई हूँ। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब अवेलेबल है। So go check out clearias.com and please like, share this video and subscribe this channel. सॉरी मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, आई वॉज बिजी इन सम वर्क। बट अब हम लोग ये अपना पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तक हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मॉडर्न पीरियड पढ़ लिया है, उसके आगे तो हमने आईवीसी भी हमने देख लिया है। देन हमने क्या देखा है, हड़प्पन सॉरी स्टोन एज देखा, देन आईवीसी देखा, देन उसके बाद वैदिक पीरियड भी हमने देख लिया है। फिर हमारा महाजनपद पीरियड आता है वो हमने देख लिया, देन मॉडर्न पीरियड। सो हमने मॉडर्न पीरियड देखा, मॉडर्न एम्पायर देखा कि उसमें पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने नंदा को हटाया। देन कौन आए हमारे, बिंदुसार आए, देन हमारे अशोक आए। इससे पहले हमने प्री मॉडर्न पीरियड जो हमारा अब वो देखा, जिसमें हमने हरियंका डायनेस्टी देख ली थी, जिसमें जितने भी एम्पायर्स हमारे आए थे प्री मॉडर्न पीरियड में, नंदाज हरियंका आए थे, वो सब हमने देखा। देन हम मौर्यन के ऊपर आए थे। फिर मौर्यन में हमने एक एक चीज डिटेल में पढ़ी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, अशोक ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। देन हम क्या पढ़े थे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे, जिसमें मेन वही था कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। देन किंग हमारा सेंटर में है एंड उसके नीचे हमारे सारे मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स और सब आते हैं। सो अगर यहाँ पे सेंटर बोलेंगे तो देन प्रोविंशियल, देन प्रोविंशियल के नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट आ गए, देन विलेज आ गए। सो प्रोविंशियल में प्रिंस जो थे वो रूल करते थे एंड इनको चेक में रखने के लिए मिनिस्टर्स होते थे, जो डायरेक्टली उनका कांटेक्ट होता था किंग के साथ जो सेंटर में थे। सो किंग थे, अगर सेंटर माने तो सेंटर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। 4 प्रोविंशियल कैपिटल थी, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट हो गया, देन साउथ हो गया, देन वेस्ट में। सो नॉर्थ उत्तरापथ हुआ, जिसमें तक्षशिला हमारी आई, ईस्ट में तो शाली हमारी आई, साउथ में हमारी स्वर्णगिरी आई एंड वेस्ट में उज्जैन आई। सो ऐसे इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें जो प्रोविंशियल जो कैपिटल्स थी वहां पे प्रिंस राज करते थे एंड जो सेंटर थी वहां पे किंग थे। एंड अगर हम इकोनॉमी में देखेंगे, सो इकोनॉमी इनकी काफी ज्यादा अच्छी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। एंड यहाँ पे लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनका रेवेन्यू था। इस टाइम पे क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज भी काफी डेवलप हुई थी, जस्ट बिकॉज ट्रेड ज्यादा हुआ था। मॉडर्न के टाइम पे ट्रेड काफी फ्लरिश हुआ था एंड साथ ही साथ जो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन चाहिए वो भी एक तरीके से मिल रहा था, तो इसीलिए क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज जो थी बाकी की वो डेवलप हुई। एग्रीकल्चर भी काफी इनके साथ फ्लरिश हुआ, मॉडर्न टाइम के पीरियड में एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ। एंड अगर और बात हम करेंगे तो ट्रेडिंग पोर्ट्स भी हमने काफी देखे। कौन कौन से ट्रेडिंग पोर्ट थे, तांगलीपिट थे, देन भरूच थे, फिर उन्होंने कलिंग को भी एक्वायर किया अशोक ने, तो उनका ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया था। अगर हम इमीडिएट सदर्न नेबर्स देखेंगे तो उस टाइम पे चोलास, केरला पुत्रास थे एंड पांड्यास, ये सब लोग मॉडर्न एम्पायर के एकदम क्लोजेस्ट नेबर थे साउथ में। एक्सट्रीम साउथ में ये एक्वायर नहीं कर पाए थे एंड इस साइड पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड भी इन्होंने एक्वायर नहीं किया था। देन ऊपर अगर देखें तो गांधार तक इन्होंने किया था, कांधार तक किया था। सो ये उनका पूरा एक्विजिशन था। तो एक तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर हम मॉडर्न टाइम के बारे में बात करेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉडर्न के ही कंट्रोल में था। कुछ कुछ प्लेसेस उन्होंने एक्वायर नहीं की, बट मोस्ट ऑफ दी अगर देखिए आधे से ज्यादा उन्होंने एक्वायर करी। सो हम यही बोलते थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मॉडर्न पीरियड के टाइम पे ही मिला था। तो चाणक्य की स्ट्रैटेजी की वजह से चंद्रगुप्त ने उनको इम्प्लीमेंट किया उनकी स्ट्रैटेजी को, और ये सब वो लेके आए। ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, देन अशोकन की कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, स्टोन पिलर एडिक्स जो है वहां से हमें काफी कुछ मिलता है। देन अगर हम बात करेंगे मेगास्थनीज के इंडिका, सो उससे भी काफी कुछ हमें जानकारी मिलती है मौर्यन पीरियड की। ऑल्दो मेगास्थनीज की इंडिका ओरिजिनल बुक तो खो गई है, बट उनके कुछ प्रोज एंड उनके कुछ कोटेशंस कोट्स जो है वो बाकी के जो ग्रीक राइटर्स है उन्होंने अपने में लिखी है। सो इसीलिए हमें पता लगता है कि मेगास्थनीज की एक बुक थी इंडिका, जिसमें उन्होंने काफी कुछ बताया था उस टाइम पे इंडिया के बारे में।
एंड अगर हम बात करेंगे पैटर्नाइजेशन के बारे में, सो उन्होंने मॉडर्न पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी फ्लरिश किया था, क्योंकि ज्यादातर जो भी किंग्स थे वो उसी चीज को पैट्रोनाइज कर रहे थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। वैदिक ब्राह्मणिज्म का अगर हम इन्फ्लुएंस देखेंगे तो वो काफी ज्यादा कम हो गया था। अब वैदिक ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस कम हो गया था, इसीलिए एक तरीके से ये जो मॉडर्न्स, जो अशोक के टाइम के बाद, जो अगर हम लास्ट इनके देखेंगे रूलर, तो उनको शुंगा ने मारा था, शुंगा किंग ने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, जो एक ब्राह्मण थे। तो डिक्लाइन ऑफ अगर हम देखेंगे मॉरियंस का, तो हम काफी कुछ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई एबल रूलर नहीं थे, तो जिसकी वजह से अशोक के बाद कोई एबल रूलर नहीं थे, तो जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर नहीं टिक पाया। उसके बाद अशोक के टाइम पे भी अशोक ने जब धामा पॉलिसी ली, पीसफुल कॉन्क्वेस्ट करेंगे, सो उसपे भी काफी लोग खुश नहीं थे एंड वो सॉफ्ट पड़ गए थे। और अगर कोई लीडर सॉफ्ट पड़ जाता है तो काफी रेबलियस देखने को मिलता है हमें किंगडम में। इसीलिए अशोक के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा वीक होना चालू हो गया था। फिर उसके बाद तो इतने ज्यादा वीक सक्सेसर्स आए कि प्रॉपरली मौर्यन एम्पायर नहीं चल पाया। देन फिर मौर्यन एम्पायर दो टुकड़ों में भी बट गया था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में बट गया था। तो जिसकी वजह से और एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो लेके आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो चला गया था। ये जब बंटवारा हो गया था, जब ईस्टर्न और वेस्टर्न में वो बट गया था मौर्यन एम्पायर। उसके बाद अगर और बात करेंगे तो ब्राह्मणिज्म, वैदिक ब्राह्मणिज्म उस टाइम पे, मॉडर्न के टाइम पे इतना फ्लरिश नहीं कर पाया था। एक तरीके से रेबलियस की धारणा, एक फीलिंग ब्राह्मण्स में डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक राइट्स एंड रिवोल्ट्स भी हुए। वैदिक ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस उस टाइम पे इतना नहीं था। उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, या उन्होंने एक तरीके से, क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो ब्राह्मण थे, तो ये बोला जाता है कि ब्राह्मणिज्म इतना ज्यादा उस टाइम पे एक्टिव नहीं था, तो वो एक रिवोल्ट की तरह वो हुआ, ब्राह्मणिज्म रिवोल्ट हुआ, जिसकी वजह से ये शुंगा जो थे उन्होंने ये हटाया मॉरियंस को। बट फिर लोग ये भी बोलते हैं कि उस टाइम पे इतने एबल रूलर नहीं थे, तो जितने भी लोग थे ना, पॉपुलेशन एट लार्ज और या ऑफिशियल्स थे, कोई भी आता उस टाइम वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि कोई अच्छे रूलर थे ही नहीं अशोक के बाद। ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्यूलेटिव है। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ब्राह्मणिज्म को मॉडर्न के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से एक रिवॉल्ट हुआ एंड देन शुंगा है, पुष्यमित्र शुंगा है, जिन्होंने जो लास्ट रूलर थे उनको थ्रोन से हटाया, उनका मर्डर करके थ्रोन से हटाया। ये सारे एक डिक्लाइन के एक रीजंस हुए। इकोनॉमी ऑल दो मॉडर्न्स के पीरियड में फ्लरिश हुई थी, बट उसके बाद भी इकोनॉमी काफी ज्यादा फ्लरिश एक तरीके से देख सकते हैं, मतलब ट्रेड तो हम देख सकते हैं काफी फ्लरिश हुआ था। इज जस्ट बिकॉज पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ, साकास, सिंथियास आए, सतवाहनस, तो ये सब लोग आए ना हमारे अंदर घुसे इंडिया में। तो जब वो घुसे तो हेलेनिक कल्चर हो गया, चाइना कल्चर, ये सब आया। तो ट्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखेंगे तो ट्रेड खुल गया था। तो ट्रेड तो काफी ज्यादा हुआ, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी ट्रेड ज्यादा हुआ। अगर हम मॉडर्न पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन देखें आगे तक कितना चला, तो नहीं चल पाया। मॉडर्न पीरियड में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, बट जब हम आगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देख रहे हैं ना, तो इतना सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा, क्योंकि अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो इतना सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। देखो, सेंट्रलाइजेशन कब होगा, जब सेंटर में एक स्ट्रांग होगा। ठीक, अब कोई एक तरीके से स्ट्रांग रूलर ही नहीं था ना, पोस्ट मॉडर्न में भी अलग अलग डायनेस्टीज आ गई थी। इसीलिए सेंट्रलाइजेशन तो हम नहीं देखने को मिलता है। हाँ, बट हम ये बोल सकते हैं जो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका इन्फ्लुएंस हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देख सकते हैं। एंड मॉडर्न पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में दिखते हैं। आप ये मान लो कि मिक्सचर ऑफ पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलता है, डायनेस्टीज में अलग अलग। ये हमने एक तरीके से इंट्रोडक्शन बात कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न एम्पायर में कौन तीन मेन हैं हमारे। देन हमारी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देन इकोनॉमी हमने पढ़ा था। सोसाइटी वही है कि ब्राह्मणिज्म को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, बट वर्ण सिस्टम उस टाइम पे भी था ज्यादा, मतलब। एंड स्लेवरी, मेगास्थनीज बोलते स्लेवरी नहीं देखने को मिली, बट लोग बोलते नहीं स्लेवरी थी। ये स्पेक्यूलेटिव था, तो स्लेवरी बोला गया है कि हाँ स्लेवरी थी। एंड वुमेन के अगेंस्ट अगर देखे तो क्राइम्स अगर कोई करता था, कोई क्राइम करता था, वो पनिशेबल ऑफेंस था, अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है। एंड स्त्री धन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये वुमेन की स्टेटस अगर देखेंगे तो मॉडर्न पीरियड में काफी सही स्टेटस हो गया था वुमेन का, कंपेयर टू वैदिक पीरियड, या भी अगर हम पोस्ट मॉडर्न में भी देखेंगे
सो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर देखेंगे तो हाँ, मॉडर्न पीरियड में विमेन का स्टेटस अच्छा था, स्टेटस सिंबल उनका अच्छा था। एंड ब्राह्मण्स का तो कोई इतना इन्फ्लुएंस था नहीं, बट स्टिल वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था हमारा। एंड वो 4 वर्ण सिस्टम के अलावा भी इन्होंने चाणक्य के ने और भी वर्ड्स उन्होंने बताए हैं उसके अंदर। फिर अगर मेगास्थनीज की बात करें तो उन्होंने सोसाइटी को 7 डिवीजन में बांटा था, जिसमें उन्होंने आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन भी लाए थे। सो बट आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का अगर स्टेटस है तो वो उससे डिफाइन होता था कि वो कौन सा काम करते थे। देन मोनोपोलाइज कर लिया था, स्टेट ने लैंड्स को मोनोपोलाइज किया था, स्पेशली माइंस को उन्होंने मोनोपोलाइज किया था ताकि कोई और हथियार ना बना सके। तो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिल जाती हैं जो चाणक्य की है। तो ये हमारा हो गया समरी। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड को ना 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम पढ़ेंगे, बिकॉज पोस्ट मॉडर्न पीरियड काफी ज्यादा है, लंबा है। इस जस्ट बिकॉज देखो पहले शुंगा हुए, आई मीन बहुत सारी डायनेस्टीज इसमें आती हैं, जैसे शुंगा हो गए, कन्वा डायनेस्टी हो गए, देन कुषाण हो गए, सतवाहना, उधर से इंडो ग्रीक आ रहे हैं, साका। सो ये सारी काफी हमें डायनेस्टीज देखने को मिलती है, पार्थियंस। तो इसीलिए थोड़ा लंबा सा है। सो इसीलिए हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पार्ट में पढ़ेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मतलब जब ये हमारा 3 स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी, सॉरी 3 वीडियोस हमारी खत्म हो जाएंगे अबाउट ईच एंड एवरी एम्पायर जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए थे, उसके बाद हम एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी भी हम एक तरीके से देख लेंगे कंपाइल्ड वे में कि वो कैसी थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। सो ये हम लोग 4 एक तरीके से मान लो 4 वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जाएंगे, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इससे मैं बताऊंगी आपके कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं पोस्ट मॉडर्न। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। After the fall of the Mauryan Empire, many other smaller states emerged in India, some of which are Shungas, Kanvas, Satavahanas, etc. तो जब मौर्यन एम्पायर हमारा खत्म हुआ तो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स क्या हुए इंडिया में एमर्ज हुए, इंडिपेंडेंट अपने आप को उन्होंने घोषित किया, जिसमें से कुछ शुंगा, कानवा एंड सतवाहनाज है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पीरियड इन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, वो हम देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। This period witnessed the clash, the rise, and the fall of a number of smaller kingdoms. The native dynasties like Shunga, Satvahana, and Kanva ruled in eastern, central India and Deccan region. तो ये जो पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस जस्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पीरियड क्यों है, क्योंकि एक तो हमने क्लैश देखा, हमने राइज एंड फॉल देखा, बहुत सारे स्मॉलर किंगडम, नए नए किंगडम्स हमारे आए। देन ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है। इस जस्ट बिकॉज हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ना काफी लोग अंदर घुसे, तो जिसकी वजह से हमारा ये ट्रेडिंग जो था वो इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया विद द आउटर वर्ल्ड, विद द आउटर कंट्रीज, आउटसाइड कंट्रीज। ट्रेडिंग बढ़ा एंड और लोगों को इंडिया के बारे में पता लगा, एंड एक तरीके से इसने एक बेस सेट कर दिया बाकी बाहर के, मतलब आगे जो इन्वेजन होंगे ना उनके लिए ये एक बेस सेट कर दिया था ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड ने। जो नेटिव डायनेस्टीज अगर बात करें तो शुंगाई जो ईस्टर्न इंडिया में थी, सतवाहना जो सेंट्रल इंडिया में हम देखेंगे, और कनवा जो डेक्कन रीजन में थी। The collapse of Mauryan rule in 187 BC paved the way for the emergence of several powers in Indian subcontinent. मौर्यन पीरियड तक, अशोका तक क्या था कि बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था मौर्यंस का पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे एक तरीके से। फिर अशोक के बाद, अशोक के टाइम पे ही जो धामा पॉलिसी जब उन्होंने ली ना, उसी के बाद से हमें थोड़ा क्या देखने को मिला, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को हमें मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब अशोक की डेथ हो गई, जब और मौर्यंस आए, वो इतने एबल रूलर नहीं थे, वो इतने इफेक्टिव रूलर नहीं थे, वो नहीं रूल कर पाए। उसके बाद फिर उन्होंने जो बांट दिया दो हिस्सों में मगध डायनेस्टी को, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कतें हुई। तो जितनी भी और छोटी छोटी पावर्स थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे ना, वो क्या हुए, वो राइज हुए, एक तरीके से उनका रास्ता खुल गया। द पीरियड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस टू द राइज ऑफ द गुप्तास इज नोन एज इंडियन हिस्ट्री एज पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब ये इंपॉर्टेंट है, बट ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जो मॉर्यंस के डिक्लाइन से लेके गुप्ता के राइज तक जो पीरियड है उसको हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। शुंगा एम्पायर और शुंगा एम्पायर इज अ मगध डायनेस्टी दैट कंट्रोल नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया एज वेल एज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। सो जो शुंगा एम्पायर था या शुंगा एम्पायर हम बोलते हैं, सो ये एक मगध डायनेस्टी ही थी एक, क्योंकि उन्होंने लास्ट रूलर को हटाया था मगध के। तो ये कंट्रोल करते थे नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, एंड कुछ जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था, पाकिस्तान का जो थोड़ा सा पार्ट था, उसको भी ये कंट्रोल करते थे शुंगा एम्पायर।
Foreigners like Indo-Greeks or Bactrians, Sakas, the Parthians and Kushanas ruled in northwestern India. अब जिस टाइम पे ये शुंगा थे, so उस टाइम पे फॉरेनर्स लाइक इंडो ग्रीक्स और बैक्टेरियंस जिसको बोलते हैं, साकास, पार्थियंस, कुशानास, ये सब लोग नॉर्थ वेस्ट साइड पे थोड़ा रूल करते थे। अशोक के टाइम तक कोई भी अंदर घुस नहीं पाया था क्योंकि घुसने ही नहीं दिया था। बट जैसे ही, क्योंकि उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर का काफी एक दबदबा एक मान लो ना था, बट जैसे ही अशोक गए तो एक रास्ता खुल गया, तो जो ग्रीक्स थे, जो बाहर के फॉरेनर्स थे, वो सब भी क्या हो गए, इन्वेट करना चालू कर दिए। This period, the period which commenced from about 200 BC, did not witness a large empire until the rise of Gupta at the end of the 3th century BC. बट ये जो पीरियड है ना, पोस्ट मॉडर्न के डिक्लाइन से गुप्ता पीरियड तक, उसमें लोग आए, उसमें एम्पायर आए, बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर, लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर जैसे मॉडर्न था ना, इतना इफेक्टिव, इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर वैसे कोई आ नहीं पाया। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल शुंगा, शुंगा को हटा के कन्वा उधर हो गए, सो ये वाले सिस्टम चलने लग गए। तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी का भी नहीं था इस टाइम पे। जब गुप्ता है तब एक उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड फिर से चालू हुआ, जैसे मौर्यंस के टाइम पे था। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, हिज सक्सेसर्स वर नॉट एबल टू कीप द वास्ट मौर्यन एम्पायर इंटैक्ट। मैंने आपको पहले बताया, अशोक के बाद उसके जितने भी सक्सेसर्स थे, वो एम्पायर को इतना इंटैक्ट करके नहीं रख पाए। द प्रोविंसेस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। और जितने भी छोटे छोटे प्रोविंसेस थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, जितने भी प्रोविंसेस आ रहे थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। Northwest India slipped out of control of the Mauryas and Mauryan rule was confined to Gangetic Valley. So जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वो मौर्यंस के हाथ से चला गया एंड मौर्यन रूल फिर गैंगेटिक वैली तक ही रहा। जैसे मैंने बताया कि मौर्य सिकुड़ के क्या हो गया, फिर से वो मगध तक ही आके, पाटलिपुत्र तक ही आके रह गया श्रिंक होके। It was soon replaced by Shunga dynasty. Kalinga declared its independence, and in the further south, the Satvahana established their independent rule. A series of foreign invasion affected this region, and foreign elements also got assimilated in Indian society. So मगध के बाद, मौर्यन के बाद कौन है, शुंगा है। और जब अशोक ने कलिंग को एक्वायर किया था तो कलिंग मौर्यंस के कंट्रोल में आया, बट अशोक की डेथ के बाद कलिंग भी अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और अगर हम साउथ में बात करें तो जो सतवाहनास थे, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बोल दिया। अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन, और फिर फॉरेन इन्वेजन भी हमारे हुए एंड फॉरेन एलिमेंट्स क्या हुए, इंडियन सोसाइटी के साथ एक तरीके से मिक्सअप हुए। तो फॉरेन कल्चर, इंडियन कल्चर वो मिक्स हुए, तो हमें काफी एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखो देखते हैं मैप में, ये मैप से आपको बहुत प्रॉपर समझ में आएगा कि कौन कौन आए, कैसे आए थे हमारे। देखो ये इंडिया है हमारा, तो साउथ में हमारे क्या हो गए, सतवाहना हो गए। अब ये मगध में यहाँ पे पहले करेंगे शुंगा आएंगे, फिर शुंगा को रिप्लेस किया जाएगा, फिर कन्वा आ जाएंगे। फिर अगर हम इधर देखेंगे साउथ में, तो इधर सॉरी नॉर्थ वेस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारे इंडो ग्रीक्स आएंगे, फिर इधर हमारे अभी यूशी ट्राइब्स भी हैं, फिर द साकास भी आएंगे। सो धीरे धीरे क्या होंगे, ये पार्थियन एम्पायर हुआ, सो धीरे धीरे इस साइड से हमारे क्या होंगे, लोग इधर इंडिया में घुसना चालू कर देंगे। जिस टाइम तक मगध था ना, जिस टाइम तक अशोक का राज चल रहा था, मौर्यन एम्पायर था, उस टाइम तक यहाँ पे कोई इन्वेड नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही गए, सो यहाँ से सब इन्वेड करना चालू कर दिया। लोग कोशिश करते थे कि यहाँ से ये बंगाल वाले रीजन तक इन्वेड कर दे, उसके बाद इधर गुजरात वाला रीजन इन्वेड कर दे, क्योंकि ये इनके लिए एक सीधा रास्ता, मतलब आसान रास्ता था। बिकॉज यहाँ पे अगर बीच बीच में डेजर्टेड एरिया हमारे आ जाते थे, इधर डेजर्टेड एरिया आ जाते थे, रिवर्स आ जाते थे, तो इसीलिए वो इधर से निकलते थे। तो बंगाल उनको एक्वायर करना और इधर गुजरात एक्वायर करना, तो उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो गया। अभी एक और हम मैप देखेंगे ना, उसमें आपको प्रॉपरली आएगा समझ में, इसमें थोड़ा नहीं आएगा। हम एक दूसरा मैप देखते हैं। So this period witnessed the emergence of a number of political regions in the north and northwestern India, such as Shungas, Indo-Greeks, Sakas, Parthians and Kushanas. So ये जो पीरियड है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल हमें किंगडम्स देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स जो हो गए ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहाँ पे हमें काफी एम्पायर्स देखने को मिलेंगे, जैसे शुंगास हो गए, इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस एंड कुशानास। सो जब लोग बाहर से आए, जो फॉरेनर्स थे, जो वो बाहर से आए, तो वो अपने साथ अपने कल्चर लेके, अपनी एथनिसिटी लेके आए। सो जब वो इंडिया में एंटर हुए तो ये सब मिक्स्ड हो गया, उनके कल्चर, उनका एथनिसिटी इंडिया के कल्चर एथनिसिटी के साथ मिक्स हो गया। तो हमें एक कल्चरल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है अलग अलग फील्ड में, जैसे ट्रेड में।
फिर टेक्नोलॉजी लेके आए, आर्ट, रिलीजन, इन सब में हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हम इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या पढ़ेंगे, तो महाजनपदा की डेवलपमेंट से एम्पायर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न में आए तो सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, बट अशोक के सक्सेसर्स के बाद हमें थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ मॉडर्न एम्पायर का, पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया मॉडर्न एम्पायर। तो पोस्ट मॉडर्न में हम एक्चुअली ये देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, दैट इज जो सिल्क रूट वाला साइड है, उसमें कौन आया, सेंट्रल वेस्ट वाले रीजन में कौन आया, मतलब गुजरात मालवा वाले रीजन में, साउथ इंडिया में कौन आया एंड मगध में कौन आया, ये हमें देखना है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। एंड इस टाइम पे कोई बड़ा एम्पायर एज डेवलप नहीं हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि बड़ा एम्पायर कौन होगा, जो दिल्ली द्वाब, बंगाल, गुजरात, काबुल, डेक्कन, इन सबको साथ लाए, इन सबको अपने कंट्रोल में लाएगा, वो सबसे बड़ा एम्पायर होगा, जो मॉरियस ने किया और किसी ने नहीं कर पाया, तो इतने बड़े कुछ आए नहीं। अगर हम कुछ सोर्सेस देखेंगे, so corroborated by inscription and coins bearing the name of rulers, following literary text acts as source of information about this period. So coins की मदद से, inscriptions की मदद से, हम कुछ literary text की वजह से हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है। जैसे पुराण में हमें पता चलता है, धर्मशास्त्र में मनुस्मृति, जिसको हम मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इसको सेज मनु ने कंपोज किया एंड इज फर्स्ट डिटेल लॉ बुक अवेलेबल। सो ये जो मनु स्मृति है, मानव धर्मशास्त्र, इसको सेज मनु ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आपका क्वेश्चन आ गया है। एंड ये पहली लॉ बुक है एंड इसमें हमें इस पीरियड के बारे में कुछ पता चला। देन ऑल्सो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स इन खरोष्टी फाउंड इन लार्ज नंबर इन गांधार एंड सेंट्रल एशिया refer to different facets of India's regular contact with these region। और अगर हम एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स की बात करें जो खरोष्टी में मिली है गांधार एंड सेंट्रल एशिया में, सो उसमें भी हमें काफी कुछ पता लगा है इस पीरियड के बारे में। ये पता लगा है कि इंडिया का काफी अच्छा कॉन्टैक्ट था इंडो ग्रीक्स के साथ। Then Gargi Samhita and Mahabhashya of Patanjali, which is commentary on Panini's Ashtadhyayi, ये भी important है। So इस सोर्स से भी हमें पता चला है। तब बुद्धिस्ट जातकास, दिव्य वंदना, महावस्तु एंड मिलिंद पानो, संस्कृत मिलिंद पार्शना, यहाँ भी हमें पता लगा इस पीरियड के बारे में। मालविका अग्निमित्र ऑफ कालिदास एंड हर्ष चरित्र ऑफ बाणभट्टा, इसमें भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें पता लगा। देन पेरिप्लस ऑफ Erythraean Sea written by an anonymous Greek seafarer, pattern of trade between India and Western world। So Periplus of Erythraean Sea, पता नहीं किसी ने तो लिखा है ये, एक anonymous Greek राइटर ने लिखा है, seafarer ने लिखा है। So इसमें हमें ये पता लगता है कि कैसे इंडिया का क्लोज कॉन्टैक्ट है, ट्रेड है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। अब हम वन बाय वन डायनेस्टीज देख लेते हैं। तो पहले आते हैं शुंगा डायनेस्टी, दैट इज 185 टू 73 BCE। चलो पहले आप मैप समझ लो, वो काफी आपके लिए पहले इजी हो जाएगा। सो देखो, कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, देन दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, देन हमारा इधर गुजरात हो गया, तो इन सब में हमें इंडो ग्रीक के डिसेंडेंट्स देखने को मिलते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग हमें देखने को मिलती है। अगर मॉडर्न पीरियड में जाएंगे तो जो कुणाल थे, जब वो पावर में आए तो नॉर्थ वेस्टियन जो मॉडर्न्स के हाथ से ऑलरेडी निकल गया था। सो मॉडर्न रूलर बाद में आया, उन्होंने बस गंगा पाटलिपुत्र वाले रीजन को ही अपने कंट्रोल में करना चाहा, मतलब ये वाला जो भी रीजन था ना मगध का, सिर्फ उसको ही कंट्रोल में करने चाहा। इधर नॉर्थ वेस्ट वाला तो उनके हाथ से निकल गया। सो मॉडर्न्स क्या हो गए, इधर आके रह गए। अब अगर इधर नॉर्थ वेस्ट में देखिए तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंडो ग्रीक्स हमारे आए, ओके, इंडो ग्रीक्स हमारे मिले। फिर पाटलिपुत्र में हमारे शुंगा आ गए। देन कलिंग में हमारे खारवेला आए, कलिंग वाला रीजन जो यहाँ पे, यहाँ हमारे खारवेला आए। फिर अगर हम साउथ में देखें तो सतवाहनाज आए। अब अगर हम देखेंगे जब अशोक गए तो अशोक के बाद जो साउथ में अगर देखें तो सतवाहना आए, मगध में देखेंगे तो शुंगा आए, और अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में देखें तो जब तक अशोक थे तब तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कोई नहीं आ पा रहा था। तो अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो जो बैक्टीरिया वाला रीजन है उससे कौन है, उससे इंडो ग्रीक आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध वाले रीजन में। अब इस बैक्टीरिया वाले रीजन में भी क्या हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जब बैक्टीरिया वाले रीजन में वैक्यूम क्रिएट हुआ, ट्रांसओशियाना में हुआ, तो जो साकास थे, यहाँ पे ऊपर साकास थे, तो जो साकास आए फिर उन्होंने ये बैक्टीरिया वाला रीजन अपने हाथ में ले लिया। अब साकास में जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो जो यूशी ट्राइब्स थी, जिसमें कुशान, मतलब यूशी में 5 ट्राइब्स आते हैं, ये यूशी ट्राइब 5 ट्राइब इसमें आते हैं, इसमें कुशाना एक ट्राइब है, सो वो है। तो क्या हुआ, पहले इंडो ग्रीक आए,
फिर इंडो ग्रीक ने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे साकास थे, तो साकास फिर इधर आए। फिर यहाँ पे जब इंडो ग्रीक्स का राज खत्म हुआ, वो इधर आए, तो फिर साकास फिर से इधर आ गए, नॉर्थ वेस्ट में आए, और उसके बाद पीछे पीछे यूशी ट्राइब्स, पार्थियंस, ये सब इनके इंडिया में घुसना चालू कर दिए। अगर हम थोड़ा सा और बात करेंगे, तो जो बैक्टीरिया के ऊपर वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे जो रीजन है यूशी ट्राइब्स के, अगर साकास जो थे, वहां पे हमें कुछ चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड बैक्टीरिया वाले रीजन में ग्रीक और हेलेनिक वर्ड का इन्फ्लुएंस भी है। तो जब ये इंडो ग्रीक, साका, कुशानास, ये जब इंडिया में आए, तो उन्होंने ग्रीक, चाइनीज एंड इंडियन कल्चर सब मिक्स कर दिया। तो एक हमें कल्चरल कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इसलिए नॉर्थ वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हमें मल्टी एथनिक कल्चर देखने को मिलता है। कल्चरल डाइवर्सिटी हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काफी देखने को मिलता है। अब हम शुंगा पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्रोनोलॉजी अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो पहले हरियंका आए, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर नंदा डायनेस्टी आई, फिर कौन आए, फिर मौर्यंस आए, और फिर शुंगा आए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी है, ये याद कर लो, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्रोनोलॉजी। तो पहले कौन है, हरियंका, फिर शिशुनाग, फिर कौन आए, नंदा, फिर मौर्यंस, फिर शुंगा डायनेस्टी आई। द शुंगास वर देयर इमीडिएट सक्सेसर इन मगध एंड द नेबरिंग प्रोविंसेस। तो जो शुंगा थे वो इमीडिएट सक्सेसर थे मगध के, एंड वो नेबरिंग प्रोविंस थे शुंगा। The Shungas, a Brahmana family, probably originally belonged to the region of Ujjain in western India, where they worked as officials under the Mauryas. तो जो शुंगा थे ये एक ब्राह्मण फैमिली के थे। जो शुंगा पूरा अगर हम फैमिली देखें तो ये ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, एंड ये ओरिजिनली ये उज्जैन के थे इन वेस्टर्न इंडिया, जहां पे ये एक ऑफिशियल पोस्ट पे थे अंडर द मौर्यंस। द फाउंडर ऑफ द शुंगा वाज पुष्यमित्र शुंगा, हु वाज द कमांडर इन चीफ अंडर मौर्यंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो फाउंडर थे शुंगा डायनेस्टी के, पुष्यमित्र शुंग, वो कमांडर इन चीफ थे मौर्यंस के अंडर। सो ये हमारी शुंगा है। शुंग के अंदर क्या क्या आया, पाटलिपुत्र आया, कपिलवस्तु आया, साकेत आया, साची, विदिशा, उज्जैन, ये शुंगा के थे। ये प्रतिष्ठाना, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे सतवाहना का। सो ये शुंगा एम्पायर इतने में फैला हुआ था। ये हमारा शुंगा एम्पायर है। फिर यहाँ पे देखो सतवाहना, सतवाहना में प्रतिष्ठान, पैथान इनकी कैपिटल हो गई। देन इधर पांड्यन किंगडम, चोलाज आ गए थे। सो ये हमारा है। यहाँ से जो इंडो ग्रीक्स थे ना, वो आने की कोशिश किए थे पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे भी, बट उन्होंने उनको हटा दिया, उन्हें आने नहीं दिया। जो इंडो ग्रीक्स थे ना, वो यहाँ पे आके इधर गुजरात कैप्चर करना चाह रहे थे, ताकि इनको इधर का पूरा वो मिल जाए, और इधर साइड बंगाल कैप्चर करना चाह रहे थे। बट जब इधर आए तो पुष्यमित्र शुंगा थे, उन्होंने उसको हटा दिया उनको। सो इंडो ग्रीक का मेन यही था, गुजरात इधर बंगाल, क्योंकि अगर उन्होंने ईस्ट और वेस्ट सब उन्होंने कैप्चर कर लिया तो ट्रेड उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, वो पुष्यमित्र शुंगर की यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया। यहाँ पे यही जो मैंने आपको बताया कि इंडो ग्रीक्स जो थे वो आए, वो लेना चाह रहे थे, टेरिटरी लेना चाह रहे थे, बट पुष्यमित्र शुंगा ने जितने भी लॉस्ट टेरिटरीज थी वो फिर से हासिल कर ली। ही ऑल्सो फॉट अ कैंपेन अगेंस्ट खारवेला ऑफ कलिंग हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया। और उन्होंने एक कैंपेन भी किया। ही फॉट अगेंस्ट खारवेला ऑल्सो ऑफ कलिंग, जो नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करना चाह रहे थे। ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ असर्ट द थ्रोन इन 185 BC। और ये पुष्यमित्र शुंग कैसे आए गद्दी पे, तो इन्होंने जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ, उनको उनकी गद्दी से हटाया और थ्रोन पे बैठ गए। ही स्टैब्लिश कैपिटल एट विदिशा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। शुंगा के टाइम पे, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे कैपिटल क्या थी, विदिशा थी। ड्यूरिंग शुंगा एरा द ग्रीक्स एडवांस अप टू पाटलिपुत्र एंड ऑक्यूपाइड इट फॉर सम टाइम्स। ये थोड़ा नीचे आएगा, उल्टा हो गया। तो शुंगा के टाइम पे क्या था, जो ग्रीक्स थे वो पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ गए थे, बिकॉज अशोक रहे नहीं, तो उन्होंने लगा कि हमारे पास तो काफी अच्छा चांस है, हम जा सकते हैं। सो जो ग्रीक्स थे वो पाटलिपुत्र तक आ गए, और उन्होंने कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई भी कर लिया था। बट फिर पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, जितने भी लॉस्ट टेरिटरी थे उसको फिर से अपने कब्जे में ले लिया, रिगेन कर लिया। पुष्यमित्र वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर एंड सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म। जो पुष्यमित्र शुंगा थे, अब वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो एक बहुत ही स्टॉन्च फॉलोअर थे, सपोर्टर थे ब्राह्मणिज्म के। Then he performed 2 Ashmedh sacrifices और horse sacrifice that symbolizes royal glory. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में आया है कि किस रूलर ने 2 अश्वमेध यज्ञ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराए हैं। अच्छा, ये किसने कराए थे, किस प्रीस्ट ने कराए थे, किसी को पता है क्या? सो इसको पतंजलि जो थे उन्होंने कराया था
ये 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें एक घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ करवाता है ना, वो क्या करता है, एक घोड़ा लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। अब वो घोड़ा जितनी दूर जा पाएगा वो उतनी टेरिटरी क्या हो जाती है, उस किंग की हो जाती है। अगर बीच में किसी किंग ने उस घोड़े को दूसरे किंग ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो फिर लड़ाई पे जाएंगे वो दोनों, जिसने रोका और जो करवा रहा है यज्ञ। अगर नहीं हुआ तो मतलब वो जितने भी लोग हैं, जितने भी किंगडम उस घोड़े ने एक्वायर किए हैं, वो एक तरीके से उन सारे किंगडम के जो राजा होंगे वो सुजेरेनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा की। सो ये इवन क्वेश्चन भी आया है, कई बार पूछा गया है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात होती है अश्वमेध यज्ञ। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंगा ने राजसूय यज्ञ भी कराया है एंड वाजपेय यज्ञ भी इन्होंने परफॉर्म कराया है। Buddhist sources such as Divya Vandana depict Pushmitra as a destroyer of Buddhist monasteries and places of worship, particularly those constructed by Ashok. ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो एक बुद्धिस्ट सोर्स है दिव्य वंदना, उसमें ये बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंगा ने बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं एंड उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर्टिकुलरली जो अशोक ने बनवाया था। तो दिव्य वंदना एक बुद्धिस्ट सोर्स है। अब कुछ में ये एविडेंस बोला गया है कि नहीं ये बिल्कुल ही सही नहीं है, जस्ट बिकॉज पुष्यमित्र शुंगा ने बुद्धिस्ट को पेट्रनाइज किया है, बुद्धिस्ट आर्ट को पेट्रनाइज किया है। सो मे बी ये हो सकता है उस टाइम पे वो ब्राह्मणिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये बातें सब पॉलिटिकल होता है। सो बुद्धिस्ट सोर्स ने कुछ लिखा है या मे बी उन्होंने डिस्ट्रॉय कराया होगा, सो ये स्पेक्यूलेटिव हमारा आ जाता है बिकॉज there is enough evidence to show that Pushmitra patronized Buddhist art. बिकॉज ये अब गलत भी ठहराया जा सकता है इस जस्ट बिकॉज इस रीजन की वजह से कि पुष्यमित्र ने काफी ज्यादा बुद्धिस्ट आर्ट को भी पेट्रोनाइज किया है। ड्यूरिंग हिज रेन द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट भरूच एंड साची वर रेनोवेटेड एंड फर्दर इम्प्रूव। अब देखो ये स्पेक्यूलेटिव हुआ कि नहीं, उधर बोला जा रहा है कि वो डिस्ट्रॉयर है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप के। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि इनके टाइम पे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे बरहुत एंड सांची उनको रेन्यूवेट कराया गया है और उनको इम्प्रूव कराया गया है। When Pushyamitra died in about 149 BCE, he was succeeded by his son Agnimitra, who had governed the southern provinces during the lifetime of his father. इवन ये सांची स्तूपा में पुष्यमित्र शुंगा ने कुछ बनवाया भी था। क्या बनवाया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उन्होंने कुछ ऐड करवाया था। When पुष्यमित्र डाइड, सो अब जब पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई 149 BCE में, सो फिर उनके सन आए, अग्निमित्र आए एंड जब उनके फादर जिंदा थे, पुष्यमित्र जिंदा थे, तब वो सदर्न प्रोविंसेस को गवर्न कर रहे थे, बट उनके मरने के बाद अग्निमित्र गद्दी पे आए। अग्निमित्र रूल्ड फॉर 8 years, अग्निमित्र 8 साल तक उन्होंने रूल किया। ही इज द हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्र। अब एक बुक है, ये फिर से सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, एक कालिदास के बुक है मालविका अग्निमित्र, उसमें पुष्यमित्र के जो बेटे हैं अग्निमित्र उनके बारे में बताया गया है, वो इवन हीरो हैं उस बुक के। सो कालिदास की जो मालविका अग्निमित्र है ये एक प्ले, एक ड्रामा बुक है एंड ये कालिदास की पहली बुक है एंड इसमें हमें पॉलिटिकल जो कंडीशन है शुंगा डायनेस्टी के एंड उनके रॉयल प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज उनके बारे में हमें इसमें देखने को मिलता है। एक तरीके से रॉयल डायनेस्टीज कैसी थी उस टाइम पे, ये सब हमें इस बुक से देखने को मिल जाता है। अग्निमित्र was succeeded by वासुमित्रा, not much information is available about him. So अग्निमित्र के बाद वासुमित्रा, इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। Bhagbhadra was a prominent Shunga king in whose court Heliodorus was deputed as an ambassador by the king Antiochus. ये फिर से important हो गया। भागभद्र पहली बात तो एक प्रोमिनेंट शुंगा किंग थे और इनके कोर्ट में कौन है, हेलियोडोरस एज एन एम्बेसडर है और इसको किसने भेजा था, एंटियाकिडस ग्रीक किंग, उन्होंने हेलियोडोरस को भेजा था भागभद्र की कोर्ट में। The Shunga soon came to be confined only to Magad and the central Indian territories only. So शुंगा भी बाद में सिर्फ मगध तक ही रह गए बिकॉज इंडो ग्रीक पेनिट्रेट करने लग गया और उन्होंने मालवा और गुजरात को कैप्चर कर लिया। सो जो कैपिटल थी उज्जैन वो भी कैप्चर कर ली थी, तो शुंगा फिर क्या हुआ, सिर्फ सेंट्रल इंडिया और मगध तक ही कन्फाइंड होके रह गए। बिकॉज इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ना तो गुजरात के लिए हमें काफी ज्यादा कंटेस्ट देखने को मिलता है, गुजरात के लिए हमें काफी लड़ाइयां देखने को मिलती है, शुंगा के बीच में, इंडो ग्रीक्स के बीच में, सतवाहाना के बीच में, हमें गुजरात से के लिए
लड़ाई कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज गुजरात से डायरेक्ट ट्रेड अरब के साथ हो सकता है, सो बैटल्स ऑफ कोर्स होंगी इन सबके कंट्रोल के लिए। सो इंडो ग्रीक्स जब एंटर हुए तो उन्होंने मालवा, गुजरात वाला और उज्जैन वाला रीजन ले लिया, जिसकी वजह से शुंगा की जो पावर थी वो कम हो गई एंड वो सिर्फ अब मगध और सेंट्रल इंडियन टेरिटरीज में ही रह गए थे, जैसे मौर्यंस रहे थे। The kingdom of Pushmitra was extended up to Narmada in south and controlled Jalandhar and Sialkot in the Punjab in northwestern region and the city of Ujjain in central India. ये पहले का है, ये बाद में। तो अगर हम पहले की बात करेंगे, इंडो ग्रीक के पेनिट्रेशन से पहले, इंडो ग्रीक के इन्वेजन से पहले अगर हम पुष्यमित्रा की बात करेंगे तो वो नर्मदा तक उनका था इन द साउथ, जलंधर, सियालकोट इन द पंजाब वो कंट्रोल करते थे नॉर्थ वेस्ट, और उज्जैन को कंट्रोल करते थे सेंट्रल इंडिया। बट जब इंडो ग्रीक्स ने इन्वेड किया, पेनिट्रेट किया, तो इंडो ग्रीक ने मालवा, गुजरात और उज्जैन वाला रीजन ले लिया, जिसकी वजह से शुंगा से मगध और सेंट्रल इंडियन टेरिटरीज तक ही कन्फाइंड हो पाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज एबल रूलर्स भी नहीं थे। शुंगा रूल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पुरान्स लास्टेड फॉर 112 ईयर्स। तो पुरान्स के अकॉर्डिंग शुंगा 112 साल तक उन्होंने राज किया। मगध वॉज द न्यूक्लियस ऑफ द किंगडम। मगध एक तरीके से न्यूक्लियस सेंटर था किंगडम का। The last of the Shunga king was Devabhuti. He was assassinated by his minister Vasudev Kanva. अब जैसे पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को असैसिनेट किया था, वैसे ही जो लास्ट शुंगा किंग थे देवभूति, उनको भी उनके मिनिस्टर ने असैसिनेट किया था, और उस मिनिस्टर का नेम था वासुदेव कन्वा। एंड वासुदेव कन्वा ने जब असैसिनेट किया तो फिर उन्होंने कन्वा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। तो शुंगा वाज देन रिप्लेस्ड बाय सब्सिक्वेंट कन्वा। शुंगा डायनेस्टी रिप्लेस हुई बाय कन्वा डायनेस्टी। अब कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि's महाभाष्य, देयर वाज ग्रीक इंकर्जन ड्यूरिंग द रूल ऑफ शुंगास। अगर हम पतंजलि की महाभाष्य देखेंगे, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। सो ग्रीक इंकर्जन, ग्रीक इन्वेजन हमें शुंगा के टाइम पे देखने को मिला था, स्टार्टिंग में भी देखने को मिला था, बट पुष्यमित्र शुंगा ने हटा दिया। बंगाल कैप्चर करना चाहते, बट पुष्यमित्र शुंगा ने रेबेल किया, उन्होंने रिटालिएट किया एंड वो इंडो ग्रीक्स पीछे चले गए। ऑल्सो द हिंदू टेक्स्ट ऑफ युग Puran describes Indian historical event in the form of a prophecy and relates the attack of Indo-Greek on the capital Patliputra, a magnificent fortified city. अब एक हिंदू टेक्स्ट है युग पुराण, सो उसमें ना कुछ इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोफेसी के बारे में ऐसा बताया गया है एंड रिलेट किया गया है कि कैसे इंडो ग्रीक ने कैपिटल पाटलिपुत्र को कैप्चर करने की, अटैक करने की कोशिश करी। Malvika Agnimitra refers to the conflict between Pushyamitra and Yajnasen, king of Vidarbha, the eastern Maharashtra area, and the victory of the Shungas. ये फिर से इंपॉर्टेंट हमारा हो गया। सो मालविका अग्निमित्र जो बुक है, जो कालिदास की, सो उसमें ना पुष्यमित्र शुंग और यज्ञसेन जो विदर्भा के किंग थे, उनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुई, तो उसमें शुंगा क्या हुए, विक्टोरियस हुए, तो उन्हें ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला थोड़ा सा एरिया फिर शुंगा के अंदर आ गया। पतंजलि ऑल्सो मेंशन सैक्रिफाइसेस परफॉर्म फॉर पुष्यमित्र शुंगा। फिर ये हमने देखा ही है कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूया, वाजपेयी यज्ञ, ये सब पुष्यमित्र शुंगा ने करवाए थे। द मालविका अग्निमित्र नरेट द स्टोरी ऑफ मिलिट्री एनकाउंटर बिटवीन प्रिंस वासुमित्रा एंड यवना आर्मी ऑन द बैंक ऑफ सिंध। अब एक और आ गया हमारा मालविका अग्निमित्र जो है, उस बुक में हमने देखा ना कि उसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है शुंगा के टाइम का। सो इसमें यही है, मालविका अग्निमित्र में ये भी बताया गया है कि एक मिलिट्री एनकाउंटर हुआ था वासुमित्र के बीच में एंड यवना आर्मी के बीच में ऑन द बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर। अकॉर्डिंग टू द प्ले, पुष्यमित्रा या पुष्यमित्र sent his grandson Vasumitra, Agnimitra's son, who escorted the sacrificial horse during its travel through different areas prior to performance of the Ashwamedh Yajna. So मालविका अग्निमित्र में ये बताया गया कि जो पुष्यमित्र है, उन्होंने अपने पोते ग्रैंडसन वासुमित्र को भेजा, जो अग्निमित्र के बेटे हैं, कि वो जाए, ये जो पूरा अश्वमेध यज्ञ वाला होता है ना, हॉर्स जो भेजा जाता है, सो उसके साथ जाए अलग अलग एरिया में एंड देखे। वासुमित्र डिफीटेड द यवनास ऑन द बैंक ऑफ सिंधु रिवर। अब जो यवना किंग थे, उन्होंने क्या किया, ये हॉर्स को रोकने की कोशिश की। जब हॉर्स को रोकने की कोशिश की तो वासुमित्र ने डिफीट कर दिया उस यवना किंग को on the banks of Sindh River. The sacrifice was performed after Vasumitra returned victorious along with the horse. और ये जो सैक्रिफाइस था वो बाद में परफॉर्म हुआ जब वासुमित्र विक्टोरियस हॉर्स के साथ वापस आ गए। अब थोड़ा सा हम रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे
शुंगा की। हमने देख लिया पुष्यमित्र शुंगा के बारे में, शुंगा डायनेस्टी के बारे में देख लिया कि पुष्यमित्र आए, फिर अग्निमित्र, वासुमित्र, फिर हमारे लास्ट देवभूति आए, उनको हटाया किसने? वासुदेव कन्वा ने हटाया, तो कन्वा डायनेस्टी आई। फिर कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए गए, देन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, यमुना के बीच में, वासुमित्र के बीच में हुए, इंडो ग्रीक्स के बीच में हुए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसी। आफ्टर अशोक tryst with Dhamma and Buddhism, the Shunga are known for having reverted to Brahmanical orthodox. So ये हमें पता है कि शुंगा ब्राह्मण थे। So अशोक जो थे वो धामा और बुद्धिज्म को वो कर रहे थे, पेटर्नाइज कर रहे थे। एंड शुंगा क्या थे? वो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के थे। बुद्धिस्ट सोर्स क्लेम दैट पुष्यमित्र शुंगा प्रोसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। अब बुद्धिस्ट सोर्स में ये बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंगा ने बुद्धिस्ट को परसिक्वेट किया, इज जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण्स थे। एंड हम पता है कि ब्राह्मण्स ऑफ अशोक के टाइम पे उन्होंने बुद्धिज्म को पेटर्नाइज किया। सो ब्राह्मण्स का उस टाइम पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, तो एक रिवोल्ट वाली भावना आई अंदर से। सो बुद्धिस्ट सोर्स में यही है कि पुष्यमित्र शुंगा ने वो ब्राह्मण्स थे, तो इसीलिए उन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। द दिव्य वंदना गिव्स स्टोरीज ऑफ पुष्यमित्रा's cruelty and his animosity टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब ये फिर से एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है। अब दिव्य वंदना में ये बताया जाता है कि पुष्यमित्र काफी ज्यादा क्रूअल थे, काफी ज्यादा उन्होंने एट्रोसिटीज परफॉर्म की अगेंस्ट बुद्धिज्म, टुवर्ड्स दी बुद्धिज्म, सॉरी, उन्होंने काफी एट्रोसिटीज, काफी क्रूअलिटी उन्होंने दिखाई। तो ये सब हमें दिव्य वंदना में बताया गया है। Later, Shunga king was seen as amenable to Buddhism and have been contributed to building of the stupa at Bharut. अब जो बाद में जो किंग है, ये बोला गया कि वो बुद्धिज्म की तरफ थोड़े से क्या हो गए, लीनियंट हो गए। एंड उन्होंने इवन स्तूपा भी बनाए भरूच में। अब थोड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। While there is much debate on religious policies of the Shunga dynasty, it is recognized for a number of contribution. अब बहुत ज्यादा डिबेट है हमें रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। लोग बोल रहे हैं, दिव्य वंदना बुद्धिस्ट सोर्स बोल रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंगा वर अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट ऑफ द बुद्धिज्म। बट अब कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो काफी ज्यादा पैटर्नाइज किया था बुद्धिज्म आर्ट को। तो काफी ज्यादा स्पेक्यूलेटिव हमें देखने को मिलता है, डिबेट हमें देखने को मिलता है उनके रिलीजियस पॉलिसी पे। बट उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए हैं, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए हैं, तो वो देखते हैं। आर्ट, एजुकेशन, फिलोसफी एंड अदर लर्निंग फ्लावर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब शुंगा पुष्यमित्र के टाइम पे या शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे आर्ट, एजुकेशन, फिलोसफी, ये सब हमारा काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था। मोस्ट नोटेबली पतंजलि's योगा सूत्रास एंड महाभाष्य वर कंपोज इन दिस पीरियड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि पतंजलि की, ये फिर से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री आ जाता है, पतंजलि की जो योगा सूत्रास है, महाभाष्य है, वो इस टाइम पे क्या हुई थी, कंपोज हुई थी। इट इज ऑल्सो नोटेड फॉर इट सब्सिक्वेंट मेंशन इन द मालविका अग्निमित्र हु कंपोज वर्क कंपोज बाय कालिदास in the later Gupta period and romanticized the love of Malvika and King Agnimitra with a background of court intrigue. ये फिर से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री आता है। अब एक प्ले है, ड्रामा बुक है, मालविका अग्निमित्र, जिसको कालिदास ने कंपोज किया है। सो इसमें ये बताया गया है मालविका एंड किंग अग्निमित्र जो है उनके बीच में लव स्टोरी, रोमांटिक लव स्टोरी बताई गई है। ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड Buddhist activity also managed to survive somewhat in central India, Madhya Pradesh, as suggested by some architectural expansion undertaken at the stupas of Sachi and Bharut, originally started under King Ashok. अब हिस्टोरिकल पीरियड अगर हम देखेंगे, शुंगा हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे, सो बुद्धिस्ट एक्टिविटी काफी ज्यादा हुई, मीन्स बुद्धिज्म सर्वाइव हुआ उस टाइम पे, समर सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के साइड पे हुआ। बिकॉज उस साइड पे हमें कुछ आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट, आर्किटेक्चरल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, सच एज सांची स्तूपा, उसमें हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। भरूच स्तूपा जो ओरिजिनली जो किंग अशोक ने सब बनवाया था, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा रेनोवेशन, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। However, it remains uncertain whether these works were due to the weakness of the control of Shunga in these era or of sign of tolerance on their part. बट अब ये अनसर्टेन है कि वो लिटरली वो बुद्धिज्म की तरफ वो लीनियंट थे, या फिर उनका बाद में जो रूलर्स है वो इतने एफिशिएंट एबल नहीं थे, वीक रूलर थे, तो उनका कंट्रोल काफी ज्यादा उस एरिया में, एमपी एरिया में, हमारे सेंट्रल इंडिया साइड एरिया में उनका काफी थोड़ा कम कंट्रोल था, इसीलिए वहां पे इतना डेवलपमेंट हुआ, या फिर एक वो साइन ऑफ टॉलरेंस दिखा रहे थे अपने पार्ट पे। ये थोड़ा स्पेक्यूलेटिव है। Now, scripts. The script used by Shunga was a variant of Brahmi and used to write the Sanskrit language.
अगर हम इस टाइम पे बात करें तो ब्राह्मणिज्म काफी ज्यादा पीक पे था, तो इसीलिए हमें संस्कृत लैंग्वेज इस टाइम पे देखने को ज्यादा मिलती है। द स्क्रिप्ट इज थॉट टू बी एन इंटरमीडियरी बिटवीन मौर्यन एंड द कलिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट है वो इंटरमीडियरी है, बीच की है बिटवीन मौर्यन एंड कलिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब हम लेगेसी देखते हैं, क्या छोड़ के गए, उनके छाप जिसको हम बोल सकते हैं। So Shunga Empire played an important role in patronizing Indian culture at a time when some of the most important developments in Hindu thought were taking place. So Shunga Empire के टाइम पे इंडियन कल्चर को उन्होंने पेट्रोनाइज किया। सो एक इम्पोर्टेंट रोल शुंगा एम्पायर ने प्ले किया इन पेट्रोनाइजिंग इंडियन कल्चर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट हमें हिंदू में हमें उसी टाइम पे देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज शायद वो ब्राह्मणिज्म थे इसीलिए हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें उधर देखने को मिलता है, डेवलपमेंट हमें उधर देखने को मिलता है। The richness of India's spiritual tradition from which the whole world has gained insight owes much to this period. So जो richness थी ना इंडिया के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की, ब्राह्मणिज्म का अगर देखिए, वैदिक ब्राह्मणिज्म ठीक है सैक्रिफाइसेस थे, बट एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन भी उनके अंदर था, रिचुअल्स काफी ज्यादा थे। सो ये सब चीजें ना हमें एक तरीके से इस पीरियड में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सो इस पीरियड में हमें इंडिया स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। The Shunga rulers helped to establish the tradition of royal sponsorship of learning and art that would be continued by later dynasties, ensuring that Indian culture remained vital and creative. जो शुंगा रूलर थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड रॉयल स्पॉन्सरशिप ऑफ लर्निंग, ये सब उन्होंने एक तरीके से एस्टैब्लिश किया, इम्प्रूव कराया, जो बाद में बाकी की डायनेस्टीज ने भी वो करते चले गए। एंड इसी की वजह से इंडियन कल्चर इतना ज्यादा वाइडल, इतना ज्यादा क्रिएटिव एंड इतना फ्लरिश किया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ शुंगा डायनेस्टी। सो दे डिफीटेड द गैंगनेटिक वैली फ्रॉम द दे डिफेंडेड द गैंगनेटिक वैली फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन ऑफ बैक्टीरियन ग्रीक्स एंड पुष्यमित्र शुंगा restored the old power and prestige of the Mauryan Empire to a considerable extent. सो इन्होंने डिफेंड किया गैंगनेटिक वैली को फॉरेन इन्वेजन से और बैक्टीरियन किंग, और पुष्यमित्र शुंगा ने एक तरीके से रिस्टोर कर दिया सारा ओल्ड पावर प्रेस्टीज मॉडर्न एम्पायर का जो उन्होंने खो दिया था, वो पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, वापस रिस्टोर किया, रीगेन किया। They revived Brahmanism and horse sacrifice and also promoted the growth of Vaishnavism and Sanskrit language. इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, इन्होंने हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध यज्ञ प्रोवाइड किए, बहुत सारे यज्ञ इन्होंने परफॉर्म कराए। एंड ऑल्सो जो वैष्णविज्म का ग्रोथ, संस्कृत लैंग्वेज का ग्रोथ हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है। शुंगा रूल वाज अ ब्रिलियंट एंटिसिपेशन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास। अब ये बोला जाता है कि जो गोल्डन एज हम गुप्तास को बोलते हैं तो उसका जो बेस है वो शुंगा ने ही स्टैब्लिश किया है, बिकॉज उनका उन्होंने ब्राह्मणिज्म कल्चर में काफी डेवलपमेंट किया, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया। सो एक तरीके से शुंगा रूल ने बेस सेटअप कर दिया फॉर दिस गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास। देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंगा ने एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया, दिल्ली गंगा वाला एरिया हो गया, बंगाल बिहार वाला एरिया हो गया, वो सब जोड़कर रखा। सो ग्रीक जो बंगाल तक पहुंचना चाहते थे उसे पुष्यमित्रा ने एक तरीके से रोका। सो ये काफी ज्यादा अच्छा था। अगर हम गोल्डन देखो, गुप्ता पीरियड में दो एज थे, गोल्डन डार्क एज हम दोनों मानते हैं। अब गोल्डन एज कैसे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर इसके पर्सपेक्टिव में। अगर हम डार्क एज की बात करें तो जो फ्यूडलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डार्क एज, तो ये डिपेंड होता है परसेप्शन के ऊपर। गोल्डन एज, डार्क एज, ये सब परसेप्शन पे डिपेंड होता है। हम गोल्डन एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा काम हुआ है। हम डार्क एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्यूडलिज्म बढ़ गया, तो हम वो डार्क एज। तो ये सब परसेप्शन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होता है हमारा। तो अगर हमें शुंगा को एक तरीके से सम अप करना हो तो पुष्यमित्र शुंगा ब्राह्मण कमांडर इन चीफ, लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ के, उन्होंने असैसिनेट किया बृहद्रथ को एंड शुंगा डायनेस्टी फाउंड की। पुष्यमित्र शुंगा ने दो इन्वेजन भी फेस किए फ्रॉम द इंडो ग्रीक, एक तो अर्लियर पार्ट ऑफ हिज रीजन रेन एंड अनदर इन लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन। फिर पुष्यमित्र शुंगा upheld the Brahmanical religion and culture and also he performed two Ashwamedh sacrifices according to Ayodhya inscription. So ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन में भी ये बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया है पुष्यमित्र शुंगा ने। किसमें बताया गया है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में बताया गया है about the Ashwamedh sacrifice. Then he also patronized Patanjali, the author of Mahabhashya. पुष्यमित्र शुंगा, ये बोला गया है कि उन्होंने काफी एट्रोसिटीज परफॉर्म किया अगेंस्ट बुद्धिज्म, ही सप्रेस्ड द बुद्धिज्म, हाउएवर
सांची स्तूपा को रिपेयर किया गया है शुंगा के टाइम पे ही, एंड भरूच स्तूपा कंस्ट्रक्ट किया गया है फुल्ली शुंगा के पीरियड में ही। जो शुंगा थे वो रूल करते थे पाटलिपुत्र एंड विदिशा को। अग्निमित्र जो सन एंड सक्सेसर थे पुष्यमित्र के, वो हीरो थे कालिदास की वाल्मिका अग्निमित्र में। एंड भगवता या भागभद्र जो थे, देन ही पिन अल्टीमेट द शुंगा is mentioned in Basenagar inscription of Heliodorus, the ambassador of Antiacids, who was Indo-Greek ruler of Takshila. भागवता भागवत लास्ट शुंगा थे एक तरीके से, एंड बेसनगर इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में बताया गया है। किस इंस्क्रिप्शन में? बेसनगर। ये हम लोग जब वो पढ़ेंगे ना आर्ट एंड कल्चर, उसमें मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी। सो बेसनगर इंस्क्रिप्शन में हमें भगवता भागभद्र के बारे में बताया गया है। देन हमें ये भी पता है कि जो हेलियोडोरस हैं एम्बेसडर ऑफ एंटीएसिड्स, इंडो ग्रीक रूलर तक्षशिला के, वो भी आए थे। देन हेलियोडोरस ने कंस्ट्रक्ट किया है पिलर ऑफ विदिशा, एक पिलर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया विदिशा में इन द ऑनर ऑफ गॉड ऑफ गॉड्स वासुदेव, दैट इज कृष्णा, सिनोनिम्स विद विष्णु। एंड ये पिलर को हम लोग गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। ये सब आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे। लास्ट सॉरी भागभद्र हमारे सेकंड लास्ट थे। लास्ट शुंगरूल देवभूति थे, एंड देवभूति को असैसिनेट किया उन्हीं के मिनिस्टर वासुदेव ने। एंड देन वासुदेव ने क्या फॉर्म किया? कन्वा डायनेस्टी फॉर्म की। सो ये हमारे हो गए शुंगा डायनेस्टी। अब आते हैं कन्वा डायनेस्टी पे। सो कन्वा डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज कन्वयानास, the successor of the Shunga in the North Indian kingdom of Magad, who ruled about 70 to 28 BCE. तो जो कन्वा डायनेस्टी है उसको कन्वयानास भी कहते हैं। ये सक्सेसर है शुंगा के नॉर्थ इंडियन किंगडम में ऑफ मगध, एंड इन्होंने 72 से 28 BC तक रूल किया है। द पुरानिक लिटरेचर शोज दैट कन्वा डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र मगध इन ईस्टर्न इंडिया, द फॉर्मल कैपिटल ऑफ शुंगा। अब एक पुरानिक लिटरेचर में ये बोला गया है कि जो कन्वा डायनेस्टी थी वो पाटलिपुत्र से रूल करती थी मगध इन ईस्टर्न इंडिया, जो फॉर्मर कैपिटल थी शुंगा एम्पायर की। देयर कॉइन आर प्राइमरीली फाउंड इन एंड अराउंड द रेन ऑफ विदिशा इन सेंट्रल इंडिया, द कैपिटल ऑफ लेटर शुंगा रूलर्स। उनके कुछ कॉइन्स हमें देखने को मिले हैं विदिशा वाले रीजन में, सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में, जो बाद में कैपिटल बनी शुंगा रूलर की। सो यहाँ पे बाद में शुंगा के बाद कौन है? कन्वा है। The Kanva dynasty was established by Vasudev Kanva in 73 BC. He ruled for around 45 years. जो कन्वा डायनेस्टी थी उनको स्टैब्लिश किया वासुदेव कन्वा ने 73 BC में, and he ruled for 45 years. Vasudev was initially a minister of Shunga Emperor Devabhuti, who then assassinated the former emperor and usurped the throne. वासुदेव बेसिकली एक मिनिस्टर थे शुंगा एम्पायर के, देवभूति के, एंड इन्होंने क्या किया? असैसिनेट कर दिया देवभूति को। वासुदेव was succeeded by his son भूमिमित्र। वासुदेव के बाद कौन है? उनके सन है भूमिमित्र। भूमिमित्र ruled for 14 years and was later succeeded by his son Narayana, later by Shushsharman, who was the last king of Kanva dynasty. So भूमिमित्र के बाद कौन है? नारायणा, उनके बेटे। भूमि देखो पहले कौन, अगर हम देखेंगे तो पहले वासुदेव आए, वासुदेव के बाद उनके सन आए भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद उनके सन आए नारायणा। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट लास्ट रूलर पे जाए तो सुशर्मन क्या थे? हमारे लास्ट रूलर थे कन्वा डायनेस्टी के। अकॉर्डिंग टू पुराण, द लास्ट किंग ऑफ कन्वा डायनेस्टी वाज किल्ड बाय बालीपुच्चा, हु फाउंडेड द आंध्रा डायनेस्टी। अब पुराण के अकॉर्डिंग जो लास्ट किंग थे कन्वा डायनेस्टी के, उनको बालीपुच्चा ने मार दिया, जिन्होंने आंध्रा डायनेस्टी को फॉर्म किया। फर्दर द एक्सटेंट ऑफ कन्वा टेरिटरी वाज कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ शुंगा रूल। अगर हम देखेंगे तो कन्वा टेरिटरी, जो कन्वा किंगडम था, कन्वास थे, वो काफी ज्यादा मतलब फैल नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए। सो उनका जो एरिया था वो शुंगा रूल ने जितना एक्वायर किया सिर्फ उतना ही एक तरीके से रह गया था। इट इज सेड दैट कन्वा डायनेस्टी वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय सतवाहनास, और ये बोला जाता है कि कन्वा डायनेस्टी को किसने हटाया? सतवाहना ने हटाया। कन्वा किंग्स ऑफ ब्राह्मण्स, दे वर डिसेंडेंट ऑफ सेज स्वभारी। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कन्वा कौन थे? ब्राह्मण्स थे, एंड ये डिसेंडेंट थे सेज स्वभारी के। The defeat of Kanva dynasty by the Satvahana dynasty was a localized event in central India. जो कन्वा डायनेस्टी को, जो सतवाहना डायनेस्टी ने जो कन्वा डायनेस्टी को हराया, वो एक तरीके से लोकलाइज इवेंट था सेंट्रल इंडिया में। However, numismatic and epigraphic evidence suggests that Magad itself came under the hegemony of Mitra dynasty of Kaushambi
फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी बीसी अंटिल द सेकेंड सेंचुरी बीसी। बट अब न्यूमिस्मैटिक और एपिग्राफिक एविडेंस से ये बोला जाता है कि जो मगध था वो मित्र डायनेस्टी के अंडर आया, जो कौशंबी के थे, from first century से second century तक. Thus, after a short reign of about 45 years, the Kanwa disappeared from political field of India and with them vanished the name and fame of the Magad Empire. So, मगध क्या हुआ देख, पहले कौन हमारे आए थे मगध में, अगर हम सिर्फ इधर से बात करेंगे, मौर्यन से बात करेंगे, सो मौर्यंस के बाद हमारे आए शुंगा, शुंगा के बाद आए कन्वा. सो कन्वा 45 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया, उसके बाद वो एक तरीके से खो गए, पॉलिटिकली वो डिसअपेयर्ड हो गए. सो जिससे मगध एम्पायर का एंड हो गया. ऑल दो हम बोलते हैं ना मौर्यंस के टाइम पे, देख मगध हमारा नंदा सॉरी हरियंका हुए थे, राइट. उसके बाद हमारे कौन है, शिशुनाग हमारे आए, हरियंका के बाद कौन है, शिशुनाग आए. शिशुनाग के बाद हमारे नंदा आए, देन मौर्यंस आए, देन शुंगा आए. सो मगध जो था वो चल रहा था, मगध एम्पायर हम बोलते थे यार, हरियंका से लेके हम कन्वा तक मगध एम्पायर बोलते थे. बट जब कन्वा खत्म हो गया, डिसअपेयर हो गया, तो एक तरीके से वो मगध एम्पायर ही खत्म हो गया. बिकॉज अगर हम देखेंगे तो हरियंका से लेके कन्वा तक सब मगध पे ही तो रूल कर रहे हैं ना. सो मगध एम्पायर कन्वा के बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से वैनिश हो गया. तो ये थे हमारे कन्वा डायनेस्टी. तो वासुदेव फाउंडर थे कन्वा डायनेस्टी के. कैपिटल इनकी क्या थी, पाटलिपुत्र. शुंगा की कैपिटल क्या थी, विदिशा थी. देन सूसारमन हमारे लास्ट कन्वा रूलर थे, जिनको सतवाहना ने मार दिया था. फिर डिक्लाइन हुआ और सतवाहना का एक्सपेंशन हुआ डेक्कन में, एंड फॉरेन डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी आ रही थी वो, और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा. अब कन्वा के बाद और सतवाहना से पहले भी कुछ आती हैं, जैसे कि हमारी नागाज हो गई गंगा वैली में. सो ये स्मॉल किंगडम थे, सिर्फ गंगा वैली तक ही रहे नागाज, एंड दे वर नोन टू possess ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, एंड ये ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करते थे, एंड दे uphold their own importance in Indian society. नागाज ऑफ गंगा वैली. देन आए थे चेताज या छेदिस. सो जो चेता डायनेस्टी थे उसको महामेघ वर्मन ने फाउंड किया था, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ. The greatest ruler of the dynasty was the Kharvela of the Kaling, जो मिडिल ऑफ द 1 सेंचुरी बीसी में ये प्रोमिनेंस पे आए. अचीवमेंट अगर हम खारवेला की देखेंगे तो वो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलती है, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. खारवेला ने जैनिज्म को पैट्रनाइज किया, एंड इन द लेटर एक्सपेडिशन टू मगध खारवेला ने डिफीट किया रूलर बहासतिमित्र को, एंड कैप्चर द फोर्ट्रेस ऑफ गराथगिरी, एंड उन्होंने जो इमेज थी जैन तीर्थंकार की उसको वापस लेके आए कलिंग. उन्होंने डिफीट किया था कॉन्फेडरेसी ऑफ साउथ इंडियन रूलर्स को भी, जिसको पांड्यंस जो हेड कर रहे थे. एंड खारवेला ने डोनेट किया हाथी गुम्पा एंड रानी गुम्पा केव्स इन ओडिशा जैन मॉन्क्स को. एंड खारवेला ने बहुत टैंक्स एंड कैनाल्स भी कंस्ट्रक्ट कराए. बट हमें चेतास के बारे में कुछ भी नहीं पता था खारवेला. सो ये दो आई थी हमारी कन्वास के बाद नागा एंड चेतास, जो दो बीच में और भी थे. देन हमारे भी सतवाहनास आएंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे सतवाहनास के बारे में. सो हमने ये देख लिया शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, ये हमने देख लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे सतवाहना, इंडो ग्रीक्स, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको समझ में आए हो, बट स्टिल कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने डाउट्स, एंड प्लीज डू वॉच द वीडियोस, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत जरूरी है. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज.